हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सुल्तानपुर से यूट्यूब के अपने चैनल गणितपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा मिशन चल रहा है तेरा तुझको अर्पण, यानी कि जो कुछ भी हुनर मेरे पास है, जो कुछ भी टीचिंग स्किल, स्टडी स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, लॉजिक, लैंग्वेज, जो भी स्किल है वो हम स्टूडेंट्स के हवाले करना चाहते हैं। एक सिंपल टीचिंग के ट्रांसफरेंस के माध्यम से, बहुत ही सिंपल टीचिंग, जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं। इस मिशन की कामयाबी में आपका भारी योगदान रहेगा। आप बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़िए ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के मिलने से जितनी भी गणित हमको दिखाई पड़ेगी लीनियर अलजेब्रा ब्रांच में, वो सब हम इस प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 वीडियो बनाकर अपलोड करते जाएंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए सबसे पहले आपको हम आइडिया देंगे कोऑर्डिनेट्स का। उसी के माध्यम से हम सिखाएंगे कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर and coordinate vector of a vector relative to a basis, relative to a basis। ठीक है ना? Let VF be a linear space। लीनियर स्पेस बोले तो वेक्टर स्पेस। with an ordered basis, with an ordered basis S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on कामा अल्फा एन, फुल स्टॉप। ठीक, अब हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है, ईच वेक्टर ऑफ अ लीनियर स्पेस इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ इट्स बेसिस। वी का प्रत्येक वेक्टर बेसिस के एलिमेंट्स के यूनिक एलसी के रूप में लिखा जाता है। उस एलसी में यूनिक क्या होता है? स्केलर्स यूनिक होते हैं। देन कामा एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट फॉर ईच, ऐसे देखो ऐसे लिख दे रहा हूं घुमा के, फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग टू वी there exist unique scalars a1 comma a2 comma so on comma an से, such that alpha is equal to basis के वेक्टर्स का LC a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on प्लस an अल्फा एन। ये थ्योरम आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं, आपको जानना भी चाहिए, बहुत इस्तेमाल इसका आप कर चुके होंगे अब तक। ये जो स्केलर्स है ना, इन्हें अल्फा के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं रिलेटिव टू द बेसिस एस। ये जो यूनिक स्केलर्स हैं इन्हीं को कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर अल्फा। The scalars
A1 कामा A2 कामा सो ऑन कामा AN आर कॉल्ड, चूंकि ये यूनिक है ना इसलिए इनका नामकरण हो गया, आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू द बेसिस S, जो बेसिस दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। द कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं। दैट इज द कॉलम वेक्टर ऐसे A1 कामा A2 कामा सो ऑन कामा AN is called the coordinate vector, is called the coordinate vector of alpha relative to S, relative to S. It is denoted by, it is denoted by बड़े ब्रैकेट में अल्फा लिख करके यहाँ पे कैपिटल S सफिक्स लगा देते हैं। ये तो कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट वेक्टर की जानकारी आपको होनी ही चाहिए मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले, जो मैंने आपको दे दी, क्योंकि मैं आपको मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसी के माध्यम से इंट्रोड्यूस करूंगा। अब आइए हम लोग डेफिनेशन लिखें। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर बेसिस के एलिमेंट्स के यूनिक एलसी के रूप में लिखा जाता है। यूनिकनेस किस बात का होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स इन्वॉल्व हैं वो यूनिक होते हैं। उन यूनिक स्केलर्स को कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर कहते हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स को हम कॉलम मैट्रिक्स में लिख दें तो उसको कोऑर्डिनेट वेक्टर कहते हैं। दैट्स ऑल। मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट UF and VF be two finite dimensional linear spaces over the same field, अब ये फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेसेस हैं तो इनके बेसिस फाइनाइट होंगे, तो दोनों के हम बेसिस कंसीडर करने जा रहे हैं। लेट S1 इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा m be an ordered basis of U so that dimension of U is equal to m. Let S2 equal to curly bracket beta 1 comma beta 2 comma so on comma beta n be an ordered basis of V so that dimension V equal to n। ठीक है ना। अब चाहो तो इसमें n वेक्टर्स ले लो, इसमें m वेक्टर्स ले लो, n m बदल लो, जो मर्जी करे, उससे कोई मतलब नहीं। अब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करिए। लेट T फ्रॉम U to V बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then अल्फा आई U के बेसिस का एलिमेंट है। बेसिस के सारे वेक्टर्स वेक्टर स्पेस से लिए जाते हैं, तो सारे जो अल्फाज हैं ये किसके एलिमेंट्स होंगे? U के। बिलोंगिंग टू U इम्प्लाइज दैट फिर इनकी इमेजेस किस में होंगी? V में।
टी अल्फा आई बिलोंग्स टू वी, आई इक्वल टू 1, 2, so on, n। देखो हम टी ऑफ अल्फा ऐसे न लिख के हम ऐसे लिखेंगे केवल, ये स्टैंडर्ड लिखावट है, आप इसको खूब यूज करिए। अब आप सोचिए v का ये वेक्टर v के बेसिस के एलिमेंट्स का यूनिक एलसी होगा कि नहीं? implies that t alpha I is expressible as unique linear combination of beta 1, beta 2, so on, beta n। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं? ये u का बेसिस है, इसके सारे वेक्टर्स u में होंगे, इसके सारे वेक्टर्स u में हैं, और u के वेक्टर्स की जो t इमेज है वो v में होगा। तो अल्फा i बिलोंग्स टू u इम्प्लाइज दैट t अल्फा i बिलोंग्स टू v, और v का बेसिस ये है, तो v का हर वेक्टर बेसिस के एलिमेंट्स के यूनिक एलसी के रूप में लिखा जा सकेगा। लेट अस राइट आइए ईच टी अल्फा आई को बीटास के एलसी के रूप में लिखें, यूनिक एलसी के रूप में लिखें। बहुत सिंपल है, देखो जरा भी कठिन नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड है सब। लेट अस राइट टी अल्फा 1 को लिखो, फिर टी अल्फा 2 को लिखो, फिर टी अल्फा 3 को लिखो, ऐसे ही लिखते चले जाओ। टी अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1, बीटा 2, बीटा n के यूनिक एलसी के रूप में लिखना है। A11 बीटा 1 प्लस A12 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस A1n बीटा n, ठीक है ना? ऐसे ही टी अल्फा 2 को लिखिए, A21 बीटा 1 प्लस A22 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस A2n बीटा n। हाँ, कुछ भी हम दिमाग नहीं लगा रहे, सीधा सीधा जो कंसेप्ट कहता जा रहा मैं वैसे करते जा रहा हूँ। लास्ट में टी अल्फा अल्फास कितना लिए थे? m, टी अल्फा m इक्वल टू, देखो यहाँ 1 लिए थे तो 1 1 1 2 ऐसे लिखे थे, फिर 2 1 2 2, अब m से AM1 बीटा 1 प्लस AM2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस AMN बीटा n। बोलिए ठीक है ना? अब सोचिए कोऑर्डिनेट के बारे में सोचिए, अगर टी अल्फा 1 इस लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया है तो टी अल्फा 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये सब स्केलर्स। देयरफॉर अब टी अल्फा 1 ये किस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया है? बीटा 1 बीटा 2 S2। तो टी अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर बेसिस S2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा? इन स्केलर्स का कॉलम मैट्रिक्स A11 A12 सो ऑन A1n। ये टी अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, हाँ ऐसे लिख दे रहा, सादा सादा भी ऐसे लिख देता है, इक्वल टू इन स्केलर्स का कॉलम मैट्रिक्स A21 A22 सो ऑन A2n, ऐसे लिखते चले गए। लास्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ टी अल्फा m इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स AM1 AM2 सो ऑन AMN। ये नाउ the matrix of T is defined by matrix of T, ऐसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे चाहो तो ऐसे लगा दो S2 सभी में।
ठीक ना। अब ये क्या होता है, इन्हीं कॉलम्स को बस लिखते चलो। कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा 1 रिलेटिव टू बेसिस S2, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा 2 रिलेटिव टू बेसिस S2, सो ऑन, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा m रिलेटिव टू बेसिस S2। ये जो है ना सब, ये कॉलम ऐसे लिखते चलो, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी। यही है भैया, यही है कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का। अब आइए एग्जाम्पल देखिए तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। यानी कुल मिला के आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है, कोऑर्डिनेट वेक्टर को कॉलम में खड़ा कर देना है। जो मैट्रिक्स बन गई उसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स कहते हैं। Example 1. To find the matrix of the linear transformation, to find the matrix of the linear transformation T from R2 to R3 such that T of xy is equal to 3 tuple x comma x plus y comma x plus 2y with respect to the standard basis, with respect to the standard basis, स्टैंडर्ड बेसिस दो है ना अलग अलग, तो स्टार्ट लीजिए। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 इज S1 इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर 1 0 ऑर्डर्ड पेयर 0 1, इन्हें नोटेशन अल्फा 1 अल्फा 2 डाल दीजिए। एकदम कॉन्सेप्चुअल वर्क है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करते चलिए। एंड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 इज S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट 3 टपल 1 0 0 3 टपल 0 1 0 3 टपल 0 0 1। इसे आप बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 से डिनोट कर दीजिए। मैपिंग ये है, S1 R2 का बेसिस है, इसलिए S1 के सारे एलिमेंट्स R2 में होंगे और फिर इनकी जो इमेजेस होंगी वो R3 में होंगी। क्लियरली अल्फा I बिलोंग्स टू डोमेन R2 implies that T अल्फा I बिलोंग्स टू को डोमेन R3। समझ में आ रहा है ना? चूंकि T अल्फा I R3 के एलिमेंट्स हैं, इसलिए T अल्फा I R3 के बेसिस S2 के एलिमेंट्स के यूनिक LC के रूप में लिखे जाएंगे। implies that T अल्फा I is expressible as unique linear combination, unique LC of बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा बीटा 3। और ये बातचीत I इक्वल टू 1 कामा 2 के लिए ट्रू है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 दो ही है। फिर वही लेट अस राइट, अब लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखिए। ये ध्यान रखना है, x x प्लस वाई x प्लस 2y है। लेट अस राइट, पहले T अल्फा 1 का नंबर है, T अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन, A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस A3 बीटा 3 एंड T अल्फा 2 को भी लिखिए, स्केलर चेंज कर दो, B1 बीटा 1
प्लस B2 बीटा 2 प्लस B3 बीटा 3। अब यही सिस्टम को सॉल्व करो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 मिल जाएगा आपको, है ना, सिंपल। T अल्फा 1 माने T ऑफ 1 0 इक्वल टू A1 इंटू 1 0 0, सब वैल्यूज पुटअप करिए, प्लस A2 इंटू 0 1 0 प्लस A3 इंटू 0 0 1 कामा T ऑफ अल्फा 2 माने ऑर्डर्ड पेयर 0 1 इक्वल टू B1 इंटू 1 0 0 प्लस B2 इंटू 0 1 0 प्लस B3 इंटू 0 0 1। जरा उससे एक बार हम लिख लें, T ऑफ एक्स वाई क्या था भैया, x कामा x प्लस वाई कामा x प्लस 2y, यही था ना, मैं चेक कर लूँ, हाँ यही था। इम्प्लाइज दैट, तो T ऑफ 1 0 क्या होगा, वहाँ से रखिए 3 टपुल x माने पहला 1 कामा 1 प्लस 0 1 कामा 1 प्लस 2 0 माने फिर 1 इक्वल टू, इन तीनों को आप सम अप करोगे तो आएगा 3 टपुल A1 A2 A3 कामा, इसे देखें 0 कामा 0 प्लस 1 कामा 0 प्लस 2 इक्वल टू 3 टपुल B1 B2 B3। तो A1 A2 A3 की वैल्यूज आ गई, B1 B2 B3 की वैल्यूज आ गई, इसलिए मैट्रिक्स ऑफ T ये बराबर होगा, चलो एक लाइन पहले कोऑर्डिनेट वेक्टर के रूप में लिख लें फिर आगे बढ़ाएं। दिस इंप्लाई दैट कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T अल्फा 1 रिलेटिव टू बेसिस S2, इसको S2 के एलिमेंट्स के रूप में लिखे हैं, LC के रूप में, तो ये बराबर क्या होगा, इन स्केलर्स को कॉलम में लिख दो, कॉलम A1 A2 A3, और ये बराबर हो गया कॉलम 1 1 1 एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T अल्फा 2 रिलेटिव टू द बेसिस S2 इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स B1 B2 B3 इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 0 1 2। ये बोलिए इसमें क्या कठिन है, कुछ कठिन है क्या, कुछ नहीं। अब बाय डेफिनेशन मैट्रिक्स ऑफ T लिखिए, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ T इज इक्वल टू मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T अल्फा 1 रिलेटिव टू S2, दूसरा कॉलम बनेगा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T अल्फा 2 रिलेटिव टू बेसिस S2। दिस इज मैट्रिक्स, पहला कॉलम 1 1 1 और दूसरा कॉलम 0 1 2। कलर का इस्तेमाल हमने किया ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े कि कॉलम वाइज इसको लिखा गया है। 1 1 1 0 1 2 करेक्ट आंसर। तो ये एक हल्का एग्जाम्पल था, आपके समझ में बेहतर आया होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल उठाएं। Example 2. To find the matrix of the linear transformation
फ्रॉम R3 टू R2, फ्रॉम R3 टू R2, पिछला वाला R2 टू R3 था, ये R3 टू R2 उठा लिया हमने। सच दैट मोड ऑफ डेफिनेशन दिया हुआ है T ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 2x माइनस 4y प्लस 9z कामा 5x प्लस 3y माइनस 2z, ये रहा। बेसिस की कोई चर्चा नहीं है। जब क्वेश्चन में बेसिस की चर्चा न की जाए तो समझिए कि कार्यक्रम स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में संपादित करना है। तो शुरुआत करिए। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3, डोमेन का पहले हम लिखते हैं, इज S1 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर R3 है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे नोटेशन दे दो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। एंड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 इज S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर 1 0 ऑर्डर्ड पेयर 0 1, इसे बीटा 1 बीटा 2 से डिनोट कर दो। ठीक है भाई। अब डोमेन के बेसिस के सारे वेक्टर्स डोमेन में होंगे और इनकी इमेजेस को डोमेन में होंगी, तो फिर उसको हम एलसी के रूप में लिखेंगे। भाई इतनी सी बात है। क्लियरली अल्फा आई बिलोंग्स टू डोमेन R3 implies that T alpha I belongs to codomain, implies that T alpha I is expressible as unique linear combination of beta 1 beta 2, full stop. Let us write, ये मोड ऑफ डेफिनेशन ध्यान रखना। लेट अस राइट T अल्फा 1 T अल्फा 2 T अल्फा 3, 3 बार लिखना पड़ेगा। T अल्फा 1 इक्वल टू A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 कामा T अल्फा 2 इक्वल टू B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 कामा T अल्फा 3 इक्वल टू C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2। ठीक ना। बीटा 1 बीटा 2 के एलसी के रूप में हमने T अल्फा 1 को T अल्फा 2 को T अल्फा 3 को लिख दिया। इंप्लाइज दैट T अल्फा 1 माने 3 टपल 1 0 0 इक्वल टू A1 इंटू 1 0 प्लस A2 इंटू 0 1 कामा फिर T ऑफ 0 1 0 इक्वल टू B1 इंटू 1 0 प्लस B2 इंटू 0 1 कामा T ऑफ 0 0 1 इक्वल टू C1 इंटू 1 0 प्लस C2 इंटू 0 1 implies that। अब देखो भैया ये T ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस, तो अब इसमें y भी 0 है z भी 0 है, तो y 0 z 0 y 0 z 0, ये x वाला बचेगा, x बराबर 1 रखेंगे तो 2 और 5 बचेगा। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर 2 5 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 A2। इसमें देखो सिर्फ y वाला बचेगा, y वाला माने -4 और 3, ऑर्डर्ड पेयर -4 3 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर B1 B2। इसमें z वाला जिंदा है, यानी 9 और -2, 9 और -2 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर C1 C2। अब चाहे तो मैट्रिक्स हम डायरेक्ट लिख दें, लेकिन हम हमेशा पहले कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखवाएंगे फिर मैट्रिक्स लिखवाएंगे। इससे फ़ायदा ये है कि कोऑर्डिनेट वेक्टर आपका खूब बढ़िया से तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं हर जगह। देयरफॉर T अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर
S2 के रिलेटिव सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू बराबर होगा A1 A2 कॉलम में इक्वल टू, देखो A1 A2 कॉलम में 2 5, ये T अल्फा 2 कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू S2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B1 B2 माने -4 3, ऐसा। फिर T अल्फा 3 S2 इक्वल टू कॉलम C1 C2 इक्वल टू कॉलम 9 -2 10। The matrix of T is T स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T अल्फा 1 बगल में, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T अल्फा 2 बगल में, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T अल्फा 3, ये रहा। दिस इज इक्वल टू, चलिए भाई, पहला कॉलम 2 5, दूसरा कॉलम -4 3, तीसरा कॉलम 9 -2। कलर का इस्तेमाल हमने किया है ताकि आपको ये लगे कि कॉलम वाइज लिखा गया है। 2 5 -4 3, 2 5 -4 3 9 -2, ठीक है।